क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको अर्णोराज चौहान, जिसको अपन आनाजी चौहान भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि अर्णोराज चौहान के द्वारा अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये अर्णोराज चौहान दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे, जिनमें से एक का नाम मैंने आपको जहांगीर बताया और दूसरे का नाम आपको शाहजहां बताया था। और जहांगीर के द्वारा आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था और शाहजहां के द्वारा आना सागर झील के किनारे संगमरमर की जो बारादरी थी उसका निर्माण करवाया गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए और अर्णोराज चौहान के रानियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये जो शासक है, अजमेर सांबर के जो शासक है अर्णोराज चौहान के बाद में, तो उससे क्या है आपको समझने में काफी सरलता होगी। तो मैं अभी आपके सामने बनाता हूं। जैसे अर्णोराज चौहान अर्णोराज चौहान और इस अर्णोराज चौहान के कितनी रानियां थी? दो रानियां थी मुख्य रूप से। वैसे तो राजा महाराजाओं के बहुत सी रानियां होती थी, लेकिन अपन मुख्य रूप से दो रानियों की चर्चा करेंगे। कितनी रानियां थी? दो रानियां। एक रानी की बात करें अपन, और यहां पे बता देता हूं मैं सेकंड वाली रानी। तो पहली जो रानी थी वह मरोठ किस क्षेत्र को बोला जाता था? मारवाड़ वाले क्षेत्र को बोला जाता था, यानी मरोठ मारवाड़ की जुहिया राजकुमारी कांचन देवी यानी इस अर्णोराज चौहान के एक रानी थी, कहाँ की? मारवाड़ की, और नाम क्या था उसका? कांचन देवी। यानी मरोठ मारवाड़ की जो जुहिया राजकुमारी कांचन देवी थी, एक तो ये थी इनकी रानी। और दूसरी रानी की अगर अपन बात करें, दूसरी रानी की बात करें तो दूसरी रानी थी गुजरात की सोलंकी या चालुक्य राजकुमारी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सोलंकी, गुजरात की सोलंकी राजकुमारी मरोठ मारवाड़ की जुहिया राजकुमारी कौन थी? सुधवा। यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ी गलती से मैंने कांचन देवी लिख दिया। तो मरोठ मारवाड़ की जुहिया राजकुमारी कौन थी? सुधवा। और गुजरात की सोलंकी जो राजकुमारी थी उसका नाम था कांचन देवी। कांचन देवी यानी अर्णोराज चौहान के दो रानियां थी। एक रानी का नाम था मरोठ की जो जुहिया राजकुमारी सुधवा, और दूसरी थी गुजरात की सोलंकी या चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। अब इस मरोठ राजकुमारी इस सुधवा से कितने पुत्र पैदा हुए? दो पुत्र पैदा हुए, दो पुत्र।
और पुत्रों के अगर अपन नाम की बात करें तो एक पुत्र का नाम क्या मिलता है अपन को, जगदेव चौहान। जगदेव चौहान। और दूसरे पुत्र का नाम क्या मिलता है अपन को, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन विसल देव भी कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। तो मैं क्या बता रहा हूं, मरोट की जुइया राजकुमारी सुधवा से इनको दो पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र का नाम जगदेव चौहान और दूसरे पुत्र का नाम विग्रहराज चतुर्थ। अब जगदेव चौहान के एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र यानी जगदेव चौहान के पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, यानी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जगदेव चौहान के पुत्र का नाम था। और विग्रहराज चतुर्थ के कितने पुत्र थे, इसके भी कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था अपरगांगे और दूसरे का नाम क्या था, नागार्जुन। इधर बात करें गुजरात की सोलन की राजकुमारी कांचन देवी की, तो इनके एक पुत्र पैदा हुआ, इनके पुत्र का नाम था सोमेश्वर। और आगे अपन अगर बात करें सोमेश्वर की, तो इस सोमेश्वर के कितने पुत्र थे, तो आप सोमेश्वर के कितने पुत्र बताओगे, सोमेश्वर के दो पुत्र थे। एक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरे के अगर नाम की बात करें तो उसका नाम मिलता है अपन को हरिराज। तो इसके कितने पुत्र, दो पुत्र, अर्थात इसके पुत्रों में मुख्य रूप से कौन आता है, एक तो आता है हरिराज और एक आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम क्या था, हरिराज या हरराज। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, अर्णोराज जो चौहान थे इनके दो रानियां थी मुख्य रूप से, एक थी मारवाड़ की जुइया राजकुमारी सुधवा और दूसरी थी गुजरात की सोलन की राजकुमारी कांचन देवी। तो कांचन देवी से इनको सोमेश्वर हुआ और सोमेश्वर के दो पुत्र आते हैं, एक का नाम पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरे का नाम हरिराज या हरराज जिसको अपन कहते हैं। और इधर सुधवा से भी इनको दो पुत्र पैदा हुए, एक पुत्र का नाम जगदेव चौहान और दूसरे का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के पुत्रों का नाम अपरगांगे और नागार्जुन और जगदेव चौहान के पुत्र का नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अब होता क्या है, इस जगदेव चौहान के द्वारा अपने ही पिता अर्णोराज की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जगदेव चौहान के द्वारा इन्हीं के ये अर्णोराज के पुत्र थे जगदेव चौहान, तो जगदेव चौहान के द्वारा अपने ही पिता अर्णोराज की क्या कर दी गई, हत्या। तो मैं इस जगदेव चौहान को क्या एक पितृहंता शासक कह सकता हूं, जी बिल्कुल। तो इसको क्या बोला जाता है, पितृहंता शासक। अगर आपसे कोई पूछे कि अजमेर सांबर के चौहानों में पहला पितृहंता शासक कौन था, तो वो कौन था, जगदेव चौहान। अब जैसे ही जगदेव चौहान के द्वारा अपने पिता आनाजी या अर्णोराज चौहान की जब हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पे ये जो जगदेव चौहान है ये स्वयं शासक बन जाते हैं अपने ही पिता अर्णोराज चौहान की हत्या करके। लेकिन यहाँ अजमेर के जो भी सामंत थे, सरदार थे, उनके द्वारा इन जगदेव चौहान को शासक स्वीकार नहीं किया जाता है और शासक किसको बना दिया जाता है, विग्रहराज चतुर्थ को शासक बना दिया जाता है। फिर जब विग्रहराज
चतुर्थ का देहांत हो जाता है तो इसका देहांत होने के पश्चात में वापस शासक किसको मान लिया जाता है? जगदेव चौहान को। और फिर जब जगदेव चौहान की भी मृत्यु हो जाती है तो ये जो अपरगांगे और नागार्जुन है ये राज सत्ता प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वीराज चौहान सेकंड के साथ में युद्ध करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपस में ही लड़ते रहते हैं और कहने का मतलब इनका जो साम्राज्य या शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। तो आप इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जगदेव चौहान कौन सा मतलब पितृहंता शासक था, क्योंकि अपने ही पिता की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। तो जब जगदेव चौहान को इन्हीं के पिता की हत्या करने के कारण शासक नहीं माना गया तो अगले शासक कौन बन जाते हैं अजमेर के? विग्रहराज चतुर्थ, जिसको अपन क्या कहते हैं? बिसल देव भी कहते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये जो अजमेर सांबर के जो भी अगले महत्वपूर्ण शासक आएंगे उनके बारे में बताया है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शासक या कौन से शासक का संबंध अजमेर सांबर से था या नहीं था। तो उस कंडीशन में आपको सभी शासकों के लगभग नाम तो याद होने चाहिए और आपको आप ये भी पहचान में आना चाहिए कि ये शासक कौन से रियासत के थे, कौन सी रियासत के थे। तो अगले जो शासक बन जाते हैं उनका नाम क्या आता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। अगर इसके उपनाम की बात करें उपनाम, तो उपनाम में आप क्या बताओगे? विग्रहराज चतुर्थ, इसको बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बिसल देव किस नाम से जाना जाता है? बिसल देव नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके अलावा आगे बात करें अपन इस विग्रहराज चतुर्थ को, तो इसको और क्या बोला जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को इसका या फिर आप ऐसे करो, इसका जो उपनाम है वो क्या मिलता है अपन को? बिसल देव। और आगे बात करें तो इसका शासन इसका शासन चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। उपनाम में आप क्या बताओगे? बिसल देव। और इसका शासन चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आगे अगर अपन बात करें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में तो सम्राट अशोक के टोपरा अभिलेख और ये टोपरा अभिलेख कहां पे पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा यानी सम्राट अशोक के टोपरा अभिलेख में
विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया है कि लिखवाया है कि मैंने तुर्कों का नाश किया है और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी तक ही सीमित रखें। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके सभी अभिलेख धम्म से संबंधित है और सम्राट अशोक के अभिलेख पर जो टोपरा हरियाणा से अपन को एक अभिलेख मिला है सम्राट अशोक का, उस पे इस विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया है कि मैंने तुर्कों का नाश किया है और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी तक ही सीमित रखें, अर्थात अटक नदी से इधर तुर्कों को भारत में प्रवेश नहीं करने दे, ऐसा विग्रहराज चतुर्थ ने अशोक के टोपरा अभिलेख में लिखवाया है। आगे अपन अगर बात करें तो इनके द्वारा बीसल सागर तालाब का या झील का, बीसल सागर झील का निर्माण करवाया गया। जो बिसलपुर अभी वर्तमान में जो बिसलपुर जो डैम है, बिसलपुर जो बांध है, वह इस विग्रहराज चतुर्थ के समय का है। तो इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिसल सागर झील का निर्माण भी करवाया गया था। आगे अगर अपन बात करें तो इनके दरबारी विद्वानों की अपन बात करें तो दरबारी विद्वान, तो इनके एक दरबारी जो विद्वान है उनका नाम है धर्मघोष सूरी। दूसरे की अगर अपन बात करें तो उनका नाम आता है जिनदत सूरी। तीसरे की बात करें तो नरपति नालह और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है बिसलदेव रासो। आगे अगर अपन बात करें तो अगले आते हैं सोमदेव और इनके द्वारा ललित विग्रहराज
ये ग्रंथ लिखा गया तो इनके दरबारी विद्वान आते धर्मघोष सूरी, जिनदत्त सूरी, नरपति नाल जिसके द्वारा विशलदेव रासो ग्रंथ लिखा गया, और सोमदेव जिनके द्वारा ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा गया था। अब इस ग्रंथ से अपन को दो मुख्य बातें प्राप्त होती है, तो आप उनको भी साथ ही में लिख सकते हो कर इस ग्रंथ में इंदरपुरी राजकुमारी देसल देवी व विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम कहानी है। अर्थात आप ये ये जो ललित विग्रहराज ग्रंथ है, इसमें इंदरपुरी की राजकुमारी देसल देवी व विग्रहराज चतुर्थ की क्या है, इसमें प्रेम कहानी है। और इसी ग्रंथ के आधार पर एक बात और अपन को जानकारी देखने को मिलती है, तो इसने गजनी अफगानिस्तान के शासक खुसरो शाह को डिफीट किया था। तो आप उसको भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सामने। इसके अनुसार इसने गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया था। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, विग्रहराज चतुर्थ उपनाम मिलता है अपन को इनका विशलदेव, और इनका शासन चौहान साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आगे मैंने आपको बताया कि सम्राट अशोक के टोपरा अभिलेख में, टोपरा अभिलेख हरियाणा से अपन को मिला है, और इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया है कि मैंने तुर्कों का नाश किया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी तक ही सीमित रखे। और इनके द्वारा विशाल सागर झील का निर्माण भी करवाया गया था। और इनके दरबारी विद्वानों में मैंने आपको बताया धर्मघोष सूरी, और एक बताया जिनदत्त सूरी, और नरपति नाल जिसके द्वारा विशलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा गया था, और एक आते हैं विद्वान सोमदेव जिनके द्वारा ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा गया। और इस ललित विग्रहराज ग्रंथ में इंदरपुरी की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ की इसमें प्रेम कहानी है। और दूसरी जानकारी क्या है, इसके अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार, इसने कहने का मतलब विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक यानी गजनी अफगानिस्तान के शासक खुसरो शाह को हराया था। तो अभी विग्रहराज चतुर्थ की और कुछ बातें बची हुई है, लेकिन अपन उन सब बातों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।